हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें देखो हम दो इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम सबसे पहले हम कवर करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, चैप्टर चालू करने से पहले बताता हूँ, ये थोड़ा लेंदी या टिपिकल चैप्टर आप इसको समझ सकते हो क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होनी ही है, ठीक है। और होपफुली ना हो, लेकिन 1-2% आपको कन्फ्यूज़न होनी है, तो इसको पूरी अच्छी तरीके से समझना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ, अच्छी तरह समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पॉइंट्सों को समझना, ठीक है। देखिएगा, आज का जो हमारा गोल रहेगा, सबसे पहले तो गोल रहेगा इक्विलिब्रियम क्या है, फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। फेज और उसके आगे देखेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद लॉज देखेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के, और लास्ट में हम देखेंगे इस चीज़ को जो कि अपने अंदर इतना बड़ा रोल प्ले करती है, किसी ने सोचना होगी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से समझना गाइस, ठीक है। चालू करते हैं एंजॉय के साथ। सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। Equilibrium. In such process, the properties like temperature, pressure and concentration of system do not change with time. यानी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टीज, जैसे आपके किसी भी सब्सटेंस के सिस्टम की प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन है, वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ भाई, ठीक है। और साथ ही इसमें कंप्लीट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बैलेंस, सारे जो बैलेंस होते हैं, जितने भी आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो बैलेंस होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसको एक छोटी सी फॉर्म में समझना। देखो, ये एक ऐसी कंडीशन होती है सिस्टम में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। यानी समझना, जिस स्पीड से आपका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। बस ये वाली बात इसने कहा, ठीक है, कि जिस स्पीड से तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो ना, उसी स्पीड से मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना दूंगा, जाओ। तो बस डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया, डायनेमिक साहब ने बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब्सटेंस के फेज का चेंज होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो, जब कभी भी हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना पसंद करेंगे। तो आपके घर पे फ्रीजर्स होंगे, तो गर्मियों में आप पानी को फ्रीजर्स में रखते हो, और वो शाम तक या मिड शाम तक वो हो जाता है, सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, क्यूब्स की फॉर्म में। तो क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ फ्रीजिंग है वो है वहाँ पे उस समय। अब फिर मुझे सॉलिड को दोबारा लिक्विड में करना है, ठीक है। तो मुझे सॉलिड को लिक्विड में करना है थोड़ा सा, मैं इतना ठंडा पानी नहीं पी पाऊंगा, तो क्या करना है, मुझे उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो जिस स्पीड से मैंने उसको फ्रीज करा, उसी स्पीड से जब मैं उसको मेल्ट करूंगा तो तब बन जाएगा वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मैं लिक्विड को वेपर में चेंज कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एवोपरेशन करनी पड़ेगी। गर्मी में आपने देखा भी होगा कि अगर आप अपना जैसे आप पानी को अपने कमरे में रख देते हो गर्मियों के टाइम पे, तो वो कुछ देर में उड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है वो, तो इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं वेपर को लिक्विड में चेंज करूंगा तो कंडेंसेशन नाम की प्रोसेस लगेगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपका लिक्विड वेपर। और सॉलिड वेपर की बात करें, हमें पता है कि सॉलिड को अगर हम गैस में चेंज करेंगे तो सब्लिमेशन नाम की प्रोसेस लगती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था अभी तक कि वेपर को अगर हम सॉलिड में चेंज करें तो कौन सी लगेगी। तो वेपर को सॉलिड में चेंज करने के लिए एक डीपोजिशन नाम की रिएक्शन होती है। तब जब ये दोनों के दोनों का रेट इक्वल हो जाता है तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। सॉलिड को जब हम लिक्विड में लाएंगे तो क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो दो चीज कि ये केवल और केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अकर होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये तो हमने बहुत सालों बाद सुनना है। जी हाँ, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं इसमें एक एग्जांपल, जैसे शुगर सॉल्यूशन बनता है तो शुगर सॉलिड होते हैं उसमें, तो जितना शुगर सॉल्यूशन उतना ही क्या शुगर सॉलिड, ठीक है। तो यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइन, बस ये कहा है इसमें। आगे देखते हैं, ये तो इजी सा है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जब गैसेज को मैं लिक्विड में लाऊंगा तो क्या होगा, होगा तो बहुत कुछ, लेकिन हमें तो इसमें समझना है। हेनरीज लॉ नाम का एक लॉ है जो हेनरीज सर ने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई देख, जो मास होगा ना गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके प्रेशर के, बस। और जैसे ही डायरेक्टली वाला हट जाएगा तो बीच में के आ जाएगा कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, और जिसकी हेल्प से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया के इज इक्वल्स टू पी एम। इसको लगा देना जहाँ तो हमारा क्वेश्चन आए, बस, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने बता दी कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में होगा, जहाँ पे एकदम क्लोज हो सिस्टम। क्लोज सिस्टम याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में हमने डिस्कशन करा था, ठीक है। अच्छा, साथ ही इसमें जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जैसे मास, कुछ भी, वो सब के सब कांस्टेंट होंगे। देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा, बस इसमें इस बात पे फॉलो करना है हमें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, बस ये वाली बात समझ लो, ठीक है। जैसे ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी, इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है ये, और सी मोल ऑफ सी बराबर डी मोल ऑफ डी, यानी जिस स्पीड से ये बना रहा है इसे उसी स्पीड से ये बनाएगा इसे, बस। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम यही कहता है। एग्जांपल एक बढ़िया सा देख लेते हैं, 3Fe प्लस 4H2O इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जरूरी है, इज इक्वल टू लगाना Fe3O4 प्लस 4H2। जिस स्पीड से ये इसे बना रहा है उसी स्पीड से ये इसे बनाएगा, ये बस इसमें कहा गया इक्विलिब्रियम में, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सारी की सारी कांस्टेंट हो जाएंगी, और ये केवल और केवल क्लोज सिस्टम में होगा। कैटलिस्ट जितने भी होते हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर, अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो वो कुछ नहीं हिला पाएंगे, कुछ भी, ठीक है, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे वो। हालांकि कैटलिस्ट का काम तो ये होता है कि स्पीड तेज करता है वो रिएक्शन की, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो कुछ करेंगे नहीं, वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड चेंज नहीं होगी उनकी रिएक्शन की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तो उस समय ऐसी कंडीशन होगी जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी जो आपका केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, जब कभी भी मिक्सचर होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम में तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जब कभी भी ए मोल ऑफ ए रिएक्ट होगा बी मोल ऑफ बी के साथ तो सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड रेट, तो के एफ लगाते हैं, ये लगा दिया हमने के एफ, यानी ये कांस्टेंट लगा दिया मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो सबसे पहले ए मोल ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मोल ऑफ बी, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से के बी, तो सी मोल ऑफ सी इंटू डी मोल ऑफ डी, ठीक है। देखते हैं आगे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये कहा है बस इसमें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, यानी ए मोल ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मोल ऑफ बी इज इक्वल टू सी मोल ऑफ सी इंटू डी मोल ऑफ डी, ये हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आएगा आपका के सी, ठीक है, तो के एफ अपॉन के बी हो जाएगा, के बी यहाँ पे रहे आपका ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो ये नीचे हो जाएगा, तो आपका के सी आएगा ए मोल ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मोल ऑफ बी अपॉन सी मोल ऑफ सी मल्टीप्लाई डी मोल ऑफ डी, बस के सी का फॉर्मूला आ गया, इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको भी हम समझते हैं कि बेसिकली हम, ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, लेकिन अगर हम एक्चुअली में अगर उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें तो किस तरीके से आएगा हमारा आंसर, देखते हैं। स्टेप्स टू राइट,
ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो हमें इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, जो कंसंट्रेशन है आपका प्रोडक्ट का, इक्विलिब्रियम लिखते समय कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का, वो हमें न्यूमरेटर पे लिखना है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं। जैसे आपका एक सेकेंड देखिएगा, CaCO3 जब रिएक्ट होता है तो CaO और CO2 का प्रोडक्शन बन जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले तो हमें जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का उसे लिखना है न्यूमरेटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो Kc लगाओ। ठीक है, न्यूमरेटर पे क्या लिखना है मुझे, C। उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं, जब कभी भी हम बिल्कुल एक सेकेंड, आपको एक बात तो ध्यान रखनी है इस समय लिखते समय कि जब कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे CaO प्योर सॉलिड है, तो उसको हमें कुछ नहीं लिखना, उसकी वैल्यू ही नहीं लगानी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो रिएक्शन है। ओके, और ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये भी सॉलिड है। ठीक है, अच्छा यानी ये समझिए सॉलिड का नहीं आना और ना ही प्योर लिक्विड उसका आना, सॉलिड मतलब प्योर सॉलिड का नहीं आना बस। ठीक है, इसमें बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे देखते हैं, तो इसका क्या आएगा KCCO2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये सॉलिड है और यहाँ पर Ag पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, यहाँ पर ये एक्वस है और ये भी एक्वस ही है। तो यहाँ पर Kc क्या आएगा, जी हाँ बहुत बढ़िया, Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड की वैल्यू हम मानते ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा एक लिक्विड वाला वो देख लेते हैं, CH3COOH लिक्विड इक्विलिब्रियम CH3COOH और गैस। तो Kc क्या होगा, CH3COOH। अब यहाँ पे कौन सा आया, लिक्विड आया गैस आया, बहुत बढ़िया लिक्विड आएगा यहाँ पे। यानी ये समझना आपको प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का नहीं लिखना आपको कभी भी। ठीक है, वैल्यू लगानी ही नहीं है। ठीक है, ओके। एक लॉ और होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा, नाम होता है उसका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम का ही लॉ होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम रिवर्स डायरेक्शन का निकालें, ये तो हमने जो Kc इज इक्वल्स टू A मोल ऑफ A और B मोल ऑफ B अपॉन C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D जो निकाले थे, ये तो निकाले थे मैंने फॉरवर्ड के। लेकिन अगर मेरे पास आता है बैकवर्ड, लेकिन क्या बैकवर्ड भी आना कॉमन सी बात है, क्वेश्चन में तो आना ही है कहीं ना कहीं। तो अगर बैकवर्ड का आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो बैकवर्ड में बस आपको ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B इक्विलिब्रियम C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D। ठीक है, सो जब ये ऐसी कंडीशन होगी, देखिएगा जब ऐसी कंडीशन होगी तो मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रेसिप्रोकल में लिखनी है, रेसिप्रोकल में जो मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आई थी। यानी Kc इज इक्वल्स टू हाफ, Kc इज इक्वल्स टू 1/K नॉट। ये K नॉट है आपका किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे इसे अच्छी तरीके से। देखिएगा, देखिए जब कभी भी NO3 के साथ रिएक्ट करता है तो NO2 और O2 बनता है, NO2 और O2 बनता है। ठीक है, अच्छा तो अगर हम रिवर्स की बात करते हैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन की, तो NO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO और O3 बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या, Kc दे रखी है हमारी 6.3 × 10⁻14 एट टेम्परेचर है यहाँ पे 1000 K। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर का मुझे कुछ नहीं कहना, बस मुझे Kc से मतलब है। ठीक है, तो NO2 प्लस O2 इज इक्विलिब्रियम NO प्लस O3। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होना है, Kc इज इक्वल्स टू 1/K नॉट। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/6.3 10⁻14, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है ना। यानी ये जो के नॉट आएगा, के नॉट यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, गलती से बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में, के नॉट होगा यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे ये है फॉरवर्ड वाला के सी वाला। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी क्या, 1/6.10⁻14। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको। ये मैंने गलती से पहले बता दिया था, ये होगा कायदे में फॉरवर्ड, और ये है नॉट वाला बैकवर्ड। क्लियर है भाई? क्या मैं आगे बढ़ूँ बिना पूछे? क्या मैं बढ़ूँ? चलो देख लो आगे। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। सो इसको और समझ लो, इतनी देर से समझ रहे हो तो इन सारी चीज़ों को तो बस इसको समझ लो, इसको तो अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो केसी तो हो गया आपका सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, लेकिन केपी जो होता है ये खासकर गैसियस स्टेट के लिए होता है। समझ लेना छोटी सी बात को। ठीक है, तो देख लो भाई, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट करा बी मोल ऑफ बी के साथ, तो सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी बना। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बता दो सर? PV/NRT होती है, तो PV/NRT तो होगी, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, P = N/V/RT। N/V क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? सॉरी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन होता है। बहुत बढ़िया, तो मोलार कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो P गैस जो भी होगी RT ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर क्या PC ले लूँ तो यहाँ पर C नहीं आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि C गैस की निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ले लो भाई, क्या कह रहा है आपसे KP, वही KC की वैल्यू लगाओ पहले। प्रोडक्ट क्या कह रहा है? प्रोडक्ट PC की पावर C, PD की पावर D और PA की पावर A, PB की पावर B। बस, तो वैल्यूज लगा दो। वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी? जैसे P की होती है, P कॉमन P की होती है कंसंट्रेशन GRT, तो फिर वैल्यूज लगा दो सबकी। तो KP = C ठीक है, ओके क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से ART A, ठीक है, D कंसंट्रेशन RT D, इसी तरीके से B कंसंट्रेशन B RT कंसंट्रेशन B। ठीक है, क्लियर, बढ़िया चटाकेदार। कोई समस्या, कोनो दिक्कत तो ना है? बता देंगे हमको तो, कोई समस्या हो तो। ठीक है, लो तो भाई इतना हो गया। अब CC को अलग ले लें और RTT को अलग ले लें। तो C मोल ऑफ C, D मोल ऑफ D, A मोल ऑफ A और क्या B मोल ऑफ B। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या आ गया? RT A + B अपॉन RT C + D। ओके, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, सही में आ रहा है जिसको वो समझ जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या है? KC है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट बराबर KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका KC आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर RT C + D माइनस A + B। ठीक है, तो KP बराबर KP आ गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और KC, ठीक है, एक सेकेंड, KP = प्रेशर वाला निकालना हूँ मैं, KC RT डेल्टा N। डेल्टा N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सही में आया क्या? बहुत बढ़िया। यानी ओवरऑल जो रिलेशन है वो है आपका KP = KC RT डेल्टा N, जो कि बहुत धमाकेदार है। ठीक है, समस्या तो नहीं है किसी को? कुछ बता देना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, by this we have completed the chemical equilibrium
तो होपफुली आप सभी को एक केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगा होगा यहाँ तक तो, ठीक है। सो अगर आपको तब भी कोई डाउट है, तब भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। सो मिलते हैं इसके आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय टू ऑल, राधे राधे।